हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टडी 91 परिवार में एक बार फिर से भूगोल और इकोनॉमी विषय के साथ मैं सतीश आपका स्वागत करता हूं। चलिए आ जाइए भैया, एक बार सभी लोग लाइव आ जाइए। और जितने लोग लाइव आ गए हैं सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, सभी लोगों को एक तरफ से गुड आफ्टरनून। एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, उसके बाद आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारी जो ये सीरीज चल रही है संभावित प्रश्नों की पेट के रिगार्डिंग, जिसमें हम ज्योग्राफी और इकोनॉमी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी की आज ये 12वीं क्लास है। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सभी लोगों को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर देंगे। देखिए, महाबचत ऑफर जो स्टडी 91 की तरफ से आपको दिया जा रहा है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अभी यूपी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट और संपूर्ण अध्ययन सामग्री का कॉम्बो केवल 350 रुपये में है, जिसे आप घर बैठे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे ऑर्डर कर सकते हैं। उसी के साथ यूजीसी नेट का बैच जो केवल आपको 999 रुपये में ऑफर के साथ मिल रहा है। वीडियो मॉक टेस्ट, पेट के लिए मॉक टेस्ट हिंदी इंडिविजुअल क्लास नितिन सर के द्वारा केवल 999 रुपये में अभी आपको मिल रही है। ये ऑफर खत्म होने के बाद 999 रुपये नहीं हो सकता है, ये 1600 रुपये के आसपास रहेगी। पेट की हिंदी की क्लास स्पेशली पेट के लिए, जिसकी कीमत मात्र 149 रुपये, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफर सीमित समय के लिए। चलिएगा, एक चीज देखिए, डेली का जो यूट्यूब शेड्यूल है आपका, डेली करंट अफेयर की क्लास 8 बजे से राहुल सर के द्वारा है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी की क्लास 9 बजे से। जीके जीएस अमरीश सर के द्वारा है 10 बजे से। उसके बाद रीजनिंग की क्लास है सुधीर सर के द्वारा 12 बजे से। ज्योग्राफी और इकोनॉमी की कंबाइंड क्लास अभी आपको मिल रही है पेट के एग्जाम तक 1 बजे से। मैथ्स स्पेशल क्लास है आपकी 3 बजे से। साइंस की क्लास सर के द्वारा 6 बजे से। और उसके बाद संस्कृत की क्लास है 7 बजे से, टेट सुपर टेट के लिए विशेष तौर पर। ठीक, चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन हमारा ये है, वर्तमान समय में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। वर्तमान समय में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2001, 2002, 2011-12, 2020-21, 2010-11। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिएगा, एक चीज समझिए, थोक मूल्य सूचकांक जिसे हम कहते हैं WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक, जब भी कभी वस्तु तथा सेवा, वस्तुओं और सेवा के मद्देनजर उनके रेट डिफाइनरी की बात आती है, तो रेट डिफाइन किसके द्वारा किया जाता है? 2 संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, 2 सूचकांकों के द्वारा किया जाता है। एक है WPI और दूसरा है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो आपसे वही पूछ रहा है कि WPI के लिए जो आधार वर्ष है वो क्या है? आधार वर्ष का मतलब क्या है? आधार वर्ष का मतलब यह है कि वर्तमान समय में किसी दूसरे समय के मूल्य से गणना, तो जिस समय के मूल्य से हम गणना कर रहे होंगे वही हमारा क्या होता है? आधार वर्ष। अभी वर्तमान समय का हमारा आधार वर्ष कितना है? 2011-12। कितना है? 2011-12। इसका मतलब यह है कि अगर, इसका मतलब समझो जरा, इसका मतलब यह है कि अगर सरकार अगर ये बोल रही है कि हमारे यहाँ किसी भी वस्तु X का रेट 100 रुपए है। कितने रुपए है? 100 रुपए है। तो ये इसका एक्चुअल रेट नहीं है, वर्तमान समय का करंट रेट नहीं होगा। ये कब का रेट है? 11-12 का। इसमें मुद्रास्फीति इंक्लूडेड नहीं होती है। जो हमारा वर्तमान मूल्य होता है, इस वर्तमान मूल्य में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन शामिल होती है, और आधार वर्ष के मूल्य में मुद्रास्फीति शामिल नहीं होती। ये क्वेश्चन भी बनता है। आधार वर्ष के मूल्य में मुद्रास्फीति शामिल नहीं होगी, वर्तमान मूल्य में मुद्रास्फीति शामिल होती है। क्लियर? चलिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया।
मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और अदृश्य बेरोजगारी, मुद्रास्फीति एवं चक्रीय बेरोजगारी। देखो जरा समझ लेते हैं मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति क्या होती है। सिंपल सी भाषा में अगर इसे समझना है, जानना है, तो मुद्रास्फीति का मतलब है, आम बोलचाल भाषा में इसे हम कहते हैं महंगाई। इसे हम क्या बोलते हैं, महंगाई। बात समझ में आ गई भैया। मुद्रास्फीति क्या है, महंगाई। महंगाई का मतलब क्या होता है, महंगाई का मतलब ये होता है, महंगाई का मतलब जल्दी से बता दो क्या होता है। महंगाई का मतलब यह है कि किसी एक वित्तीय वर्ष के अंदर, किसी एक वित्तीय वर्ष के अंदर अर्थव्यवस्था में प्रयोग किए जाने वाले या उपयोग किए जाने वाले सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य लगातार क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, तो उस स्थिति को हम कहते हैं मुद्रास्फीति की स्थिति। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब ऐसा नहीं है, महंगाई में ऐसा नहीं है कि टमाटर कल 20 रुपए किलो बिक रहा था और आज की डेट में 120 रुपए किलो हो गया, तो ये भारत में मुद्रास्फीति ना, इसे मुद्रास्फीति कतई नहीं कहेंगे। मुद्रास्फीति का मतलब यह है कि सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का औसत मूल्य बढ़ रहा हो, तब उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति। बात समझ में आ गई सभी लोगों को। तो ये देखिए फिलिप्स वक्र क्या कहता है, फिलिप्स वक्र ये कहता है, ये एक अर्थशास्त्री है फिलिप्स, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में किसी शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे समय अंतराल के लिए यदि मुद्रास्फीति बढ़े, यदि मुद्रास्फीति बढ़ रही हो, तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी में कमी आती है। क्या आती है भैया, बेरोजगारी में कमी आती है। मतलब समझ में आया, अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी क्या होगी, कम होगी। लेकिन एक बात समझना, यह हमेशा नहीं होगा कि अर्थव्यवस्था में हमेशा महंगाई बढ़ती चली जाए तो मुद्रास्फीति बढ़ती चली जाएगी तो बेरोजगारी में कमी आएगी ना। यह शॉर्ट टर्म के लिए, सूक्ष्म समय के लिए, अल्प समयावधि के लिए है। अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रास्फीति की स्थिति लंबे समय तक बनी रह गई तो यह बेरोजगारी की दर में कमी नहीं होगी। ये तब तक के लिए ये रिलेशन है, छोटे समय के लिए, अल्प समय अवधि के लिए। क्लियर है। तो ये वक्र क्या बताता है, ये वक्र बताता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में संबंध। ये वक्र बनता कैसे, ये वक्र कुछ ऐसे बनता है, इधर देखना, ये है इन्फ्लेशन, ये है अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसे हम कहते हैं जहां पर ये मार्केट के हिसाब से चीजें डिसाइड होती हैं, इसे हम कहते हैं जनरल प्राइस लेवल। इसे क्या कहते हैं, जीपीएल, जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर। अब देखो, अगर मुद्रास्फीति को हम बढ़ा दें, ये इन्फ्लेशन 1 है, ये इन्फ्लेशन 2 है, तो मुद्रास्फीति को हमने बढ़ाया तो बेरोजगारी की दर में क्या हो गई, कमी हो गई। ये पहले x1 थी, अब क्या हो गई, x2 हो गई। ठीक। लेकिन अगर हम बेरोजगारी को, अगर हम मुद्रास्फीति को कम कर दें तो देखो बेरोजगारी क्या हो गई, बढ़ गई, x3 पे पहुंच गई। कहानी समझ में आई। तो यही वक्र है क्या, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का। अगला क्वेश्चन, मुंबई से पूर्व आरबीआई का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर था। मुंबई से पूर्व आरबीआई का मुख्यालय कहां था। अभी वर्तमान समय में अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का गठन कब किया गया, जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर। आरबीआई का गठन कब किया गया। आरबीआई का गठन आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत कब किया गया, 1935 में। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई का गठन 1935 में किया गया। क्लियर। आरबीआई का हेडक्वार्टर, आरबीआई का हेडक्वार्टर 1935 में कहां बनाया गया, कोलकाता बनाया गया। कहां बनाया गया, कोलकाता बनाया गया। और 1937 में इसके हेडक्वार्टर को बदल कर कहां ला दिया गया, मुंबई लाया गया। इसका हेडक्वार्टर अभी वर्तमान समय में कहां है, मुंबई। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान समय में मुंबई। अब एक क्वेश्चन का आंसर करना, एक क्वेश्चन का आंसर यह करना कि आरबीआई का गठन किस आयोग या किस समिति की संस्तुति पर किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे कि आरबीआई का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था। तो ध्यान रखना, आरबीआई का जो गठन किया गया आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में, हिल्टन यंग कमिटी, हिल्टन यंग समिति
हिल्टन यंग समिति। हिल्टन यंग समिति की अनुशंसा पर आरबीआई का गठन किया गया। आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है, भारत का क्या है भैया, केंद्रीय बैंक। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहते हैं, राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार का भी बैंक के रूप में काम करता है। बैंकिंग क्षेत्र को संचालित करने का दायित्व किसके पास है, आरबीआई के पास। सबसे बड़ा इसका काम है मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना। मौद्रिक नीति का निर्धारण भी कौन करता है, आरबीआई करता है। बैंकों को लाइसेंस देने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक, इसीलिए बैंक का पापा कहते हैं इसको। क्या बोलेंगे, बैंकों के पापा कौन, आरबीआई। तो इसका हेडक्वार्टर पहले कहां था, कोलकाता। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। पहली बार जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में, 1969 में। कब किया गया भैया, 1969 में पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। और कितने बैंकों का, 14 बैंकों का। जिस समय 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया, उस समय एक क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई का गवर्नर कौन था। जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर। तो जिस समय 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उस समय आरबीआई का गवर्नर कौन था। उस समय आरबीआई का गवर्नर था एल.के. झा। कौन थे भैया, एल.के. झा। ठीक, एक बात और, दूसरी बार जब बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, कब किया गया, दूसरी बार बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में। 1980 में। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, 1980 में जब दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो आरबीआई का गवर्नर कौन था। उस समय आरबीआई का गवर्नर कौन था, जल्दी से बताना। मैंने बता दिया आपको, 14 जब बड़े बैंकों का किया गया उस समय एल.के. झा। जब 1980 में दोबारा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तब आरबीआई के गवर्नर कौन थे, जल्दी से बताना। तो पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1969 में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च, 18 अप्रैल, 27 सितंबर, 10 दिसंबर। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आसान सा एकदम क्वेश्चन है। देखिए, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है कब, 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टडी 91 की तरफ से आपके लिए 5000 से अधिक अभ्यास प्रश्नों की एक संकलन जारी किया गया है अपनी हिंदी पुस्तक के नाम से। संपूर्ण हिंदी है। उसी के साथ साथ इस सीरीज को आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर केवल 299 रुपए में ऑनलाइन डिलीवरी करा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है जल्दी बताइएगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई, 27 जून, 28 फरवरी, 30 जनवरी। जैव विविधता दिवस, देखिए जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई से। और ये मनाने की घोषणा करी गई थी 1992 में। कब किया गया था, 1992 में यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1992 में जैव विविधता दिवस मनाए जाने को 22 मई के दिन को घोषित किया गया। क्लियर, चलो आ जाओ। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर और कर दो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा एक क्वेश्चन यही कर देना, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करते रहिए जल्दी से। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस महीनों में रबी फसल की बुआई होती है। देखो, भारत में अगर हम बुआई के आधार पर, कृषि के आधार पर बंटवारा करें तो 3 प्रकार की फसलें हैं। रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल और तीसरा जायद की फसल। कौन कौन सी, रबी, खरीफ और जायद। रबी की अगर हम बात करें तो इसकी बुआई कब की जाती है, इसकी बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में। कब की जाती है भैया, अक्टूबर नवंबर में।
खरीफ की बुआई की अगर हम बात करें तो खरीफ की बुआई कब की जाती है? जून जुलाई में की जाती है। कब की जाती है? जून जुलाई में। जून जुलाई में, ठीक। जायद की फसल की अगर हम बात करें तो जायद की फसल कब बोई जाती है? तो ये बोई जाती है फरवरी मार्च में। कब? फरवरी मार्च। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर नवंबर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपको खनिज दे रखा है, दूसरी तरफ देश। आपको बताना है कि किस खनिज की अधिकता पाई जाती है किस देश में। चांदी, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा, चिली, रूस, मैक्सिको और भारत। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है ए। आगे, चांदी। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक भंडार कौन है? तो चांदी सबसे ज्यादा कहां है? मैक्सिको में। अभ्रक सबसे ज्यादा, अभ्रक के लिए कौन प्रसिद्ध है भैया? भारत। लौह अयस्क रूस और तांबा सबसे ज्यादा चिली में। कहां? चिली में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया 3 4 2 1। 3 4 2 1। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में एक तरफ देखिए खनन क्षेत्र, दूसरी तरफ खनिज संपदा। किस खनन क्षेत्र से कौन सी खनिज संपदा निकाली जाती है, उत्खनित की जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना जल्दी से। यह क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, यह हमेशा किसी भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। बड़ा से बड़ा एग्जाम, छोटा से छोटा एग्जाम। देखिए कालाहंडी जो खनन क्षेत्र है वो किससे संबंधित है भैया? कालाहंडी खनन क्षेत्र संबंधित है बॉक्साइट से। जावर किससे संबंधित है? जावर जस्ता और सीसा। कोलार की खान, कोलार आप जान रहे हैं, कोलार किससे? सोना। मोशाबनी किससे संबंधित है? तांबा से। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 3 4 1 2। 3 4 1 2। 3 4 1 2। ठीक, चलिए शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिएगा। झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है? झरिया कोयला क्षेत्र, कोयले का उत्खनन किया जाने वाला एक क्षेत्र है झरिया। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए झरिया कहां से संबंधित है भैया? झरिया झारखंड में स्थित है। झरिया झारखंड में स्थित है, जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए प्रसिद्ध। भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला पाया जाता है वो कौन सा कोयला है? विटुमिन्स प्रकार का पाया जाता है। कौन सा? विटुमिन्स प्रकार का। अब एक क्वेश्चन का आंसर कर दो। सबसे उच्च क्वालिटी का कोयले का नाम क्या होता है? सबसे उच्च क्वालिटी का जो कोयला है उसका नाम क्या है? विटुमिन्स प्रकार का। सबसे ज्यादा जो भारत में पाया जाता है, लगभग 98% कोयला जो भारत में पाए जाने वाले कुल कोयले का लगभग 98% क्या पाया जाता है? विटुमिन्स पाया जाता है। जो उच्च क्वालिटी का कोयला है एंथ्रासाइट। क्या नाम है उसका? बहुत बढ़िया, शाबाश, एंथ्रासाइट। ये जो एंथ्रासाइट है भारत में मात्र कितना परसेंट पाया जाता है? मात्र 2% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए कंप्लीट कोर्स अभी डिस्काउंट ऑफर में आप ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं मात्र 999 रुपए में, जिसकी एक्चुअल प्राइस 10,000 रुपए। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, एक सीमित समय के लिए ये अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी कब? 1970, 1975, 1990, 1992। किसान बही योजना कब लागू की गई थी? किसान बही योजना लागू की गई थी 1992 में। कब? 1992 में। अच्छा एक बात, 1991-92 में एक प्रोग्राम लाया गया एलपीजी। क्या लाया गया था? एलपीजी। ठीक,
कब लाया गया? एलपीजी। और इसी एलपीजी के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को, भारतीय इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट किया गया, खुली हुई अर्थव्यवस्था में बदला गया। अब जरा मुझे एक बात बता देना, एलपीजी का जो कॉन्सेप्ट भारत में लाया गया, किसके द्वारा लाया गया था? किसके द्वारा लाया गया था? भारत में जो वैश्वीकरण हुआ, वैश्वीकरण का जनक किसे कहा जाता है भारत में? अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप करते रहिए जल्दी से। निम्न में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताना है हमको, जल्दी से बताइए। 2011 से 2016, 2012 से 2017, 2013 से 2018, 2010 से 2015। 12वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, पहली पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना कब थी? पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई 1951 से लेकर के ये कब तक चली थी? 1956। 51 से लेकर 56 तक। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना चली 2012 से लेकर 2017 तक। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप करिएगा, एक क्वेश्चन का आंसर ये करिएगा कि पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से प्रमाणित कौन करता है? अंतिम रूप से प्रमाणित कौन करता है? पंचवर्षीय योजना, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से, योजना को अंतिम रूप से, योजना को अंतिम रूप से प्रमाणित कौन करता है? अंतिम रूप से प्रमाणित कौन करता है? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी करिएगा, तो जल्दी बताइएगा। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है? ठीक, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? पोर्ट ब्लेयर राजधानी है किसकी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। किसकी? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है भाई? राजधानी। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर पोर्ट ब्लेयर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर स्थित है उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो कई सारे द्वीप हैं। इन सभी द्वीप समूहों को सामूहिक रूप से दो भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं हम अंडमान द्वीप समूह, ऊपर वाला हिस्सा, इसके कुछ प्रमुख द्वीप मैंने दिखाए हैं। अंडमान द्वीप समूह, इसे क्या बोलते हैं? अंडमान द्वीप समूह। और नीचे वाले को बोलते हैं निकोबार द्वीप समूह। क्या बोलते हैं भैया? निकोबार द्वीप समूह। अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, जल्दी से बताना, इस क्वेश्चन का आंसर बताना, पूछा गया क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह मूल रूप से किसका हिस्सा है? मूल रूप से किसका हिस्सा है? ऑप्शन चलो दे देता हूं। मूल रूप से किसका हिस्सा है? ऑप्शन मैं दे रहा हूं। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा है, दूसरा ऑप्शन है प्रवाल भित्ति है, तीसरा ऑप्शन है प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, और चौथा ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार का हिस्सा। मूल रूप से भूगर्भिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये किसका हिस्सा है? ये चार ऑप्शन मैंने दिए, जल्दी से बता देना इस क्वेश्चन का आंसर। अब एक बात समझ, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं उत्तरी अंडमान। इसे हम क्या बोलते हैं? उत्तरी अंडमान। इसको हम बोलते हैं मध्य अंडमान। क्या बोलते हैं इसको? मध्य अंडमान। और इसके नीचे वाले को हम बोलते हैं दक्षिणी अंडमान, और सबसे नीचे वाले को बोलते हैं लिटिल अंडमान। क्या बोलेंगे भैया? लिटिल अंडमान ना। अब सुनना, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है भैया? दक्षिणी अंडमान पे स्थित है। कहां स्थित है? दक्षिणी अंडमान पे स्थित है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन का आंसर करना, ये अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह का ये वाला जो सबसे उत्तरी द्वीप है, इसे कहते हैं कार निकोबार। क्या बोलते हैं हम इसको? कार निकोबार। ठीक, और इसे कहते हैं हम छोटा निकोबार या दक्षिणी निकोबार,
और इसे हम कहते हैं ग्रेट निकोबार। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार। अब एक क्वेश्चन का आंसर करना। क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि अंडमान द्वीप समूह तथा निकोबार द्वीप समूह के बीच में एक जलसंधि है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच में एक जलसंधि है, इस जलसंधि का नाम क्या है? जल्दी से बता देना भैया, कोई भी। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच में एक जलसंधि है और इस जलसंधि को हम किस नाम से जानते हैं? इस जलसंधि को हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं भैया? 10 डिग्री चैनल। चलो, अब इतना अगर बता दिया तो एक क्वेश्चन और बता दो। एक क्वेश्चन और बता दो, डंकन पास किसे कहते हैं? डंकन पास किन दो द्वीपों के बीच में अवस्थित है? डंकन पास, जल्दी से बताना सभी लोग। डंकन पास किन दो द्वीपों को अलग करता है? अब आइए, इसका सही आंसर क्या हो गया फिर? दक्षिणी अंडमान। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। देखिए, एक तरफ उद्योग दे रखा है, दूसरी तरफ स्थान। कौन सा उद्योग किस स्थान से सुमेलित है? कांच उद्योग के लिए कौन जाना जाता है? पीतल उद्योग के लिए कौन जाना जाता है? स्लेट उद्योग के लिए कौन जाना जाता है? और हस्त निर्मित कालीन उद्योग के लिए कौन जाना जाता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए, कांच उद्योग की अगर हम बात करें तो कांच उद्योग के लिए फेमस कौन है? फिरोजाबाद। और पीतल उद्योग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? मुरादाबाद। स्लेट उद्योग के लिए मरकपुर और हस्त निर्मित कालीन उद्योग के लिए मिर्जापुर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? चलो, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसका सही आंसर कुछ लोगों के द्वारा दिया जा रहा, 3 1 2 4। 3 1 2 4। चलो, शाबाश। अगला क्वेश्चन, इसको एकदम रट्टा मार जाओ, ये बहुत पेटेंट क्वेश्चंस हैं आयोग के। कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन? फिरोजाबाद। पीतल उद्योग के लिए मुरादाबाद। स्लेट उद्योग के लिए मरकपुर। हस्त निर्मित कालीन उद्योग के लिए मिर्जापुर। आगे चलते, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? चलो, इस क्वेश्चन का आंसर करना। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? अब एक क्वेश्चन और यहां से बनता है, भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार, पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देखो। भारत का जो पूर्वी प्रवेश द्वार है उसे हम कोलकाता बंदरगाह को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोलकाता बंदरगाह। और जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र पे स्थित है, पश्चिमी प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? पश्चिमी प्रवेश द्वार हम कहते हैं मुंबई को। किसे कहते हैं हम? पश्चिमी प्रवेश द्वार हम किसे कहते हैं? मुंबई को। क्लियर? चलिएगा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर और कर दो। यहां एक बंदरगाह दे रखा है, कांडला बंदरगाह। ये कहां है? गुजरात में। कहां है? गुजरात में। और ये गुजरात के कच्छ की खाड़ी में है। कहां है? कच्छ की खाड़ी में। आपको बताना है, आपको यहां से एक क्वेश्चन करना है कि कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? कांडला बंदरगाह का परिवर्तित नाम क्या है? चलो, बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी लोगों का आंसर आ रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्या नाम है अब? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। क्लियर? चलिएगा, आगे चलते हैं। देखिए, वीडियो री एग्जाम के लिए आपके पास टॉप मोस्ट 15 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, सभी वीडियो सॉल्यूशन के साथ। इस बैच से जुड़ने के लिए, अधिक जानकारी लेने के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप केवल 249 रुपए में इस 15 सबसे अच्छे मॉक टेस्ट से जुड़ सकते हैं, जिनको भी वीडियो का री एग्जाम देना है। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2011 की जनगणना में, अगर जनगणना की हम बात करें, भारत में अगर हम जनगणना के इतिहास की बात करें तो जरा एक क्वेश्चन बताना, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत की पहली जनगणना, भारत में अगर हम पहली जनगणना की बात करें तो पहली जनगणना हुई थी 1872 में।
अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से एक बनता है कि 1872 में जो भारत की पहली अनऑर्गेनाइज्ड, पहली कैसी है? अनऑर्गेनाइज्ड, अनियोजित, अनियोजित जो जनगणना हुई 1872 में किसके शासनकाल में की गई थी? तो ये की गई लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड मेयो। लेकिन जब दूसरी बार जनगणना की गई 1881 में, कब की गई? 1881 में पहली बार ऑर्गेनाइज्ड जनगणना की गई, नियोजित जनगणना की गई। इसका मतलब यह है, और इसी 1881 की जनगणना से हमारे यहां भारत में प्रति 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना जारी की जा रही है। तो क्वेश्चन यहां से दो बनता है। पहला ये कि पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। दूसरी मतलब पहली 10 वर्षीय जनगणना कब हुई? तो पहली 10 वर्षीय जनगणना हुई थी 1981 में। ये जो 1981 में हुई जनगणना, ये किसके शासनकाल में हुई? तो ये शासनकाल था रिपन का। किसका? रिपन का। रिपन के शासनकाल में पहली बार नियोजित जनगणना शुरू की गई 1881 में। 10 साल बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड पैंडेमिक के कारण यह जनगणना अभी डिले है, अभी हुई नहीं है। तो हमारे पास जो भी जनगणना से संबंधित डेटा होंगे वो सभी के सभी 2011 से। कब से? 2011 से। क्लियर है भैया? समझ में आ गई बात? तो जल्दी से बता दो। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो नगरीय जनसंख्या का कुल प्रतिशत है 31.2%। कितने प्रतिशत? 31.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121.05 करोड़ है। कितनी है? 121.05 करोड़, जो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5%। आगे चलते। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर। एकदम आसान क्वेश्चन। फल्गु नदी, गंगा नदी, सरयू नदी, यमुना नदी। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। बहुत बढ़िया, शाबाश। किस नदी के तट पर बसा है? सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहां लगता है? मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहां लगता है? जल्दी से बताइए। देखना, कुंभ मेले की अगर हम बात करें तो कुंभ मेला भारत में 4 जगह पे लगता है। कहां कहां पर लगता है? 4 जगह पे। नासिक, उज्जैन, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और चौथा है प्रयाग। ये प्रयाग का मतलब प्रयागराज। ठीक है, कहां कहां लगता है? नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयाग। अब जरा बता दो, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहां लगता है? मध्य प्रदेश में कुंभ मेला लगता है उज्जैन में। कहां लगता है भैया? उज्जैन में। चलो, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है? कहां पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता, ये पूछ रहा। अभी मैंने बताया कि कुंभ मेला का आयोजन 4 जगहों पर किया जाता है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयाग। तो देख लीजिए उन 4 में से कौन नहीं है। यहां भोपाल नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया? भोपाल। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? सही अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब है घटते हुए क्रम में। अवरोही का मतलब क्या है भैया? अवरोही का मतलब है घटते हुए क्रम में। चलिएगा, देखिए सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाई जाती है भैया? सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे अधिक गैस कौन सी है? दूसरे नंबर की सबसे अधिक गैस है ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी गैस कौन सी है? ऑर्गन। चौथे नंबर की सबसे बड़ी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और 5वें नंबर की सबसे बड़ी गैस कौन सी है? नियॉन। देखिए, नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है? लगभग 78%। कितने परसेंट? 78%। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन लगभग 20.9%।
ऑर्गन की बात करें तो 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03%। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप कर दीजिएगा कि नियॉन कितने परसेंट पाई जाती है, जल्दी से। ज्यादातर जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है आपके, ये ऊपर के 4 क्वेश्चन, और इनमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज। ये दोनों परसेंटेज रट्टा मार जाइए बिल्कुल। चलो बहुत, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पहले नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नियॉन। क्लियर है? चलिए आगे चलते। देखिए हिंदी का आप संपूर्ण कोर्स आपके लिए नितिन सर लेकर आए हुए हैं। नए बैच से आप जुड़ सकते हैं, अपनी कमजोर हिंदी को अच्छा बना सकते हैं और अच्छी हिंदी को और सुदृढ़ बना सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए आप इन नंबरों की सहायता ले सकते हैं। आइएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। इस परत में तापमान सम रहता है जो ईंधन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है। यह परत विमान भेदी शस्त्रों की मारक क्षमता से बाहर है। इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखो, समताप मंडल, अगर ये पृथ्वी धरातल है तो पृथ्वी धरातल के सबसे समीप क्या पाया जाता है? सबसे समीप पाया जाता है क्षोभ मंडल। उसके बाद क्या है? उसके बाद है समताप मंडल। उसके बाद क्या है? समताप मंडल। समताप मंडल के बाद आगे क्या आएगा? मध्य मंडल। उसके बाद क्या आएगा? आयन मंडल। और उसके बाद कौन सा मंडल? वायुमंडल। ठीक, अब एक बात, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है भैया? 14 किलोमीटर है। समताप मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर। मध्य मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 80 किलोमीटर। और आयन मंडल की औसत ऊंचाई 640 किलोमीटर। और वायुमंडल की औसत ऊंचाई कितनी मानी जाती है? 1000 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1000 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए तो इसका सही आंसर क्या है? बहुत बढ़िया, शाबाश। इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। जब अन्य मौसमी घटनाएं या बादल बनने की घटना यहां पर नहीं होती है, इसीलिए जेट विमानों को उड़ाने के लिए यह मंडल सबसे सर्वोत्तम होता है। अब एक क्वेश्चन का आंसर करना जरा, तो एक क्वेश्चन का आंसर यह करना कि बादल का निर्माण वायुमंडल के किस परत में होता है? बादल का निर्माण वायुमंडल की किस परत में होता है? इस क्वेश्चन का आंसर। और दूसरा क्वेश्चन यह कर देना, बादल अधिकतम कितनी ऊंचाई तक बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन है, बादल अधिकतम कितनी ऊंचाई तक बन सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर। ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी सतह से सबसे दूर, सबसे करीब कौन? क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल। आयन मंडल के सबसे ऊपर क्या है भैया? सबसे ऊपर है वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो आंसर क्या हो गया हमारा? बहिर्मंडल। क्या बोलेंगे इसको? वायुमंडल। वायुमंडल की औसत ऊंचाई कितनी मानी जाती है? 1000 किलोमीटर, लेकिन कुछ स्रोतों में यह ऊंचाई 10,000 किलोमीटर तक भी मानी जाती है। समझ में आ गई? आगे आइएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन पूछा था, मैंने क्वेश्चन ये पूछा था, देखो भाई, मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि बादल अधिकतम कितनी ऊंचाई तक बनेगा और बादल किस मंडल में बनता है? तो बादल हमेशा किस मंडल में बनेगा? क्षोभ मंडल में बनेगा। किस मंडल में? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है भैया? 14 किलोमीटर। अब एक बात समझना, ये इसकी औसत ऊंचाई है। कुछ लोगों ने ज्यादा दिमाग लगाया तो ये बता दिया कि क्षोभ मंडल में अगर बनेगा तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिकतम कितनी? 14 किलोमीटर। ये अधिकतम ऊंचाई नहीं है बच्चा, यह औसत ऊंचाई है। और क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वह ध्रुवों पर कम पाई जाती है, या ध्रुवों पर क्या होती है? कम पाई जाती है। और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में क्या होती है? ज्यादा पाई जाती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई केवल 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर।
तो अधिकतम क्षोभ मंडल की ऊंचाई कहां तक हो सकती है? 18 किलोमीटर तक। तो बादल का निर्माण पहली बात तो क्षोभ मंडल में होगा, और दूसरी बात अधिकतम कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक हो सकता है? 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक हो सकता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिएगा आगे चलते हैं। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा क्या है? गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा क्या है? देखिए, पृथ्वी धरातल पर ये देखिए, ये 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री से विषुवत रेखा की तरफ चलने वाली इन पवनों को हम कहते हैं, कौन सी पवन? इसे हम कहते हैं व्यापारिक पवन। कौन सी पवन? और 23.5 से नीचे चलने वाली इन पवनों को हम कहते हैं पछुआ पवन। अब एक बात समझ, ये जो पछुआ पवन है दक्षिणी गोलार्ध में बहुत तेज गति से चलती हैं। जब हवा या पवन बहुत तेज गति से चलती है तो एक विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है। तेज गति होने के कारण 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री पर इन हवाओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो 40 डिग्री पर जो पवन चलेगी इसे हम कहते हैं गरजता चालीसा। क्या कहते हैं भैया? गरजता या गरजती चालीसा। 50 डिग्री पर जो चलेगा उसे हम क्या कहते हैं? प्रचंड पचासा। इसे हम क्या कहते हैं? प्रचंड पचासा। और 60 डिग्री पर जो चलेगी इसे हम क्या कहते हैं? चीखता साठा। क्या बोलते हैं भैया? चीखता साठा। तो आंसर क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पछुआ पवन। दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पछुआ पवन क्या है? 40 डिग्री पर विशेष नाम से गरजती चालीसा, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा और 60 डिग्री पर चीखता साठा के नाम से इनको जाना जाता है। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिराको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? एक स्थानीय पवन के लिए, एक ज्वालामुखी के लिए, एक द्वीप के लिए, एक महासागर के लिए। तो देखो जरा, सिराको ये है अफ्रीका महाद्वीप। ये कौन है भैया? अफ्रीका महाद्वीप। ये पूरा का पूरा है हिंद महासागर, और यहीं एक देश है ऐसे, इटली। क्या नाम है इसका? इटली। अब ध्यान से देखना, सिराको एक पवन है जो सहारा मरुस्थल से ऐसे ऊपर की तरफ चलती है और ये इटली में पहुंचती है। कहां पहुंचती है? इटली में पहुंचती है। तो यह एक स्थानीय पवन है। यह एक क्या है? स्थानीय पवन है। और यह स्थानीय पवन किसको प्रभावित करती है? इटली को प्रभावित करती है। अब एक बात और सुनना, ये जो सिराको पवन है, इसी सिराको पवन को हम रक्त वर्षा के लिए जिम्मेदार पवन भी कहते हैं। किसके लिए? रक्त वर्षा, या इसी को हम रुधिर वर्षा के लिए जिम्मेदार पवन के नाम से भी जानते हैं। कारण उसका क्या है कि जब ये सिराको अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से होकर बहुत तेज गति से ऊपर की तरफ चलती है तो सहारा मरुस्थल के बालू को भी अपने साथ उड़ा के लेके जाती है। और जब बालू उड़ा के लेके जाती है इटली में, यही पवन की वजह से जब वर्षा होती है तो इसमें उपस्थित बालू के लाल कलर के कण भी वर्षा के साथ नीचे आते हैं, तो वर्षा का रंग देखने में रेडिश दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, जिसे हम रक्त वर्षा या रुधिर वर्षा के नाम से जानते हैं। तो रुधिर वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन सी पवन है? सिराको। सिराको कहाँ की स्थानीय पवन है? इटली की। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेचूरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? सेचूरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? पेरू, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील। तो सेचूरा मरुभूमि कहाँ है भैया? पेरू में। बहुत बढ़िया, शाबाश। आंसर ए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर आप नोट्स की समस्या से परेशान हैं तो आप यहां संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी, सामान्य हिंदी, भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ साथ इतिहास के तीनों सेक्शन और साइंस विज्ञान के तीनों सेक्शन अवेलेबल है। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट Study91 पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ आपको मरुस्थल दे रखा है, दूसरी तरफ देश का नाम दे रखा है। आपको बताना है कि कौन सा मरुस्थल किस देश में स्थित है। जल्दी से देखिएगा। इसकी अगर हम बात करें
थार मरुभूमि, थार कहाँ है भैया? थार जो मरुभूमि है ये कहाँ पाई जाती है? भारत और पाकिस्तान में। थार मरुभूमि कहाँ पाई जाती है? थार मरुभूमि भारत और पाकिस्तान। सोनोरान मरुस्थल, सोनोरान मरुस्थल कहाँ है भैया? सोनोरान मरुस्थल तो अमेरिका और मैक्सिको में है। काइजिल कुम मरुस्थल कहाँ है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में फैला हुआ है। गोबी का मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। और ये गोबी का मरुस्थल एक शीत मरुस्थल है। गोबी का मरुस्थल कैसा है? शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो शाबाश, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताना, ये जो थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, जब बंटवारा हुआ तो कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में चला गया, कुछ हिस्सा भारत में। पाकिस्तान में जो हिस्सा गया है उसे किस नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान में जो गया है उसे किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। अगला क्वेश्चन। मेडागास्कर और अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है गिनी की खाड़ी, जिब्राल्टर जलसंधि, मोजाम्बिक चैनल, बेरिंग जलसंधि। जल्दी से बताइएगा, मेडागास्कर और अफ्रीकन मुख्य भूमि के बीच में कौन स्थित है? देखिए यह है अफ्रीका महाद्वीप ना, और यहां है मेडागास्कर। कौन है? मेडागास्कर। अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में, अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में यह जलीय भाग है, और इस जलीय भाग को किस जल संधि के नाम से जाना जाता है? इसी को हम कहते हैं मोजाम्बिक जल संधि। इसी को हम क्या कहते हैं? मोजाम्बिक जल संधि के नाम से जानते हैं। तो मोजाम्बिक जल संधि किन दो भूमि को अलग करती है? मेडागास्कर और अफ्रीका को अलग करती है। कौन सी? मोजाम्बिक जल संधि। क्लियर? चलिएगा, तो आंसर क्या हो गया? मोजाम्बिक चैनल। एक बात और बता दो, ये बेरिंग जल संधि कहां पाई जाती है? बेरिंग जल संधि नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप और एशिया के बीच में। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एशिया के बीच में कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि स्थित है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि स्पेन तथा मोरक्को को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि किसे अलग करती है? स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है? टिग्रिस, थेम्स, टाइबर, डेन्यूब। जल्दी से बताइएगा, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। किस पे? थेम्स नदी के तट पर कौन सा है? लंदन शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए लंदन अभी हमने देखा कहां है? टेम्स नदी के तट पर है। एंटवर्प कहां है भैया? एंटवर्प किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यह बसा हुआ है सेल्ट नदी के तट पर। किस पे? सेल्ट नदी के तट पर। और रॉटरडम राइन नदी के तट पर है, और हैम्बर्ग एल्ब नदी के तट पर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका सही आंसर होगा 3 2 1 4। 3 2 1 4। क्लियर? चलिए चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर कर दो जरा। एक क्वेश्चन का आंसर ये कर दो कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। पहला क्वेश्चन, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? और दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और तीसरा एक क्वेश्चन है कि कर्क रेखा को काटने वाली भारत की कौन सी नदी है? कर्क रेखा। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं होमवर्क, और इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में, लाइव सेशन में नहीं, कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर करेंगे कि कौन सी
नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में आकर। क्लियर? चलिए, आज की क्लास के लिए बस ये लास्ट क्वेश्चन था। आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम इसी समय पर। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।